अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं हम खैराफियत से होंगे और सुबह सुबह की जो सुबह है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी तो है, हमेशा से आपसे बात करते हैं वो नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको लम्हा बलम्हा की और जो पिछले दिन की गुजरी हुई जी चीज़ें होती हैं उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें, इन्फॉर्मेटिव रहें और आप तक भी पहुंचाते रहें। अब जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा से बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, हमेशा गर्मा गर्मी रहती है, मौसम गर्म है तो सियासत भी गर्म ही है। अच्छा खैर, बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। तो जनाब कल मखसूस नशस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक समाअत हुई है और उस हवाले से बहुत से रिमार्क्स भी सामने आए हैं। कुछ रिमार्क्स आपके साथ हम लोग ज़रा शेयर कर लें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा है कि जब PTI के पास निशान नहीं था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि इंतखाबी निशान नहीं है और ताल्लुकात नहीं, आप मतलब लाइक जम तो हो सकते हैं ऑब्वियसली। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा इस पे भी हमने आपसे बात करनी है और अपने तज्ज़ियाकारों के साथ ऑब्वियसली आप तक पहुंचाते हैं। हम अपने उनके एनालिस्ट भी बुलाकर उनके जो तज्ज़िया आप तक पहुंचाते हैं ताकि थिंक टैंक्स जब इकट्ठे होते हैं ना तब वो बात जो करते हैं ना उसकी बात समझ भी आती है। एक और बात, कल हमने बात की थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। PTI की तो मुखालफत सामने आई ही थी, मौलाना फजल रहमान ने भी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, काफ़ी नाला नज़र आ रहे थे हर एक चीज़ से, उन्होंने काफ़ी भारी भरकम बातें भी की और वाश का अल्फाज में उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि जहाँ पे जिस भी मीटिंग में वर्दी वाला होगा उसमें जो फ़ैसले हैं वो हम लोग शायद मोतदिल अंदाज में ना कर सकें। खैर एनीवेज़ उनका क्या कहने का मकसद था वो तो वही जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हम कहें एक नाराज़ हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनको मनाने के लिए अटमोस्ट कोशिश की जाती है कि वो नाराज़ ना रहें। आपको पता है कि वो एक ऐसे न्यूट्रल बंदा है जो कि सियासत को ऐसे हो जाता है, कर भी सकते हैं वो। इसमें भी बात करेंगे कि मुखालफत क्यों हो रही है। फिर उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी भी की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर, बस वो तो वज़ीर आज़म नाम के ही हैं कि कुर्सी पर बस बैठे रहते हैं वो, ऐसा उनका क्या कहना था, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी बातों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले बात तो हम मखसूस नशस्तों के हवाले से करेंगे, ये ऊँट के करवट बैठेगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन के हवाले से बातें स्टार्ट हो गई हुई हैं, आप बताइएगा मखसूस नशस्तों वाली क्या कहानी है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला इसलिए बनता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जजेस की राय मुख्तलिफ है और बुनियादी तौर पर ये तो सब जानते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उनमें से अक्सरियत, अगर मैं कहूँ कि 90% से ज़्यादा लोग वो तहरीक इंसाफ के वोट से ही आए। तो उसके बाद बहरहाल तहरीक इंसाफ को एक बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए था, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता 2 साल में उनके साथ सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उन्हें मुकदमात का सामना था, उनके लोग गायब थे और इस वजह से उनसे इलेक्शन जीतने के बाद के आने वाले दिनों में कोई बेहतर फैसले नहीं हो सके। उसकी वजह से हम देखते हैं कि उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के चेयरमैन है वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में हैं, जबकि उनके बाकी तमाम लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हैं। तो उस वक्त जो स्ट्रेटजीज बनाई गई जिसमें PTI नजरियाती भी थी जो नाकाम हो गई, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ देखा गया, तो ऐसे लगता है कि उस वक्त PTI को इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी, जिसकी वजह से टेक्निकली उन्हें इन ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वो सारी की सारी सीट्स ऐसी पार्टीज को दी गई, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के जिनकी इंतखाबी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो एक बड़ा मज़हका खेज सा फैसला बन गया कि जिसमें हमने देखा कि अगर किसी पार्टी की 3 नशिस्तें हैं तो उसको 6 मिल रही हैं मखसूस नशिस्तें, किसी की 5 नशिस्तें हैं तो उसे 8 मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। तो वो एक अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया मामला और लोगों ने ये कहा कि ये किस तरह का फैसला है कि जिसके अंदर आपने इंसाफ के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम बहस हो रही है जिसके अंदर ये देखना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो नशिस्तों से महरूम किया गया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। और मुझे लगता है कि ये कोई मुतफिक का फैसला नहीं होगा, इसके अंदर कई जजेस की राय मुख्तलिफ होगी और
ये अक्सरियती फैसला होगा। अच्छा, लेकिन भाई साहब, ऑन द होल सिनेरियो आप ऑब्वियसली देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपने लम्हा बलम्हा नज़र भी रखी होगी इन चीज़ों के ऊपर। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी चल रही है। अच्छा, अगर हम इसको एक साइड पर रखते हैं, मैं जनरली अगर ये पूछूं कि आपके नज़रिए में ये सारा मामला जो है वो किस तरह से सम अप होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? जी, इसमें ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अवाम ने वोट दिए हैं, और उसके बाद वो मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाए या आज़ाद हैसियत में अरकान हो, तो इसमें मेरी राय में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अगर इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन कमीशन को लिस्ट नहीं जमा कराई थी, तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर हमारे पास ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस के बाद नशिस्तें की फहरिस्त मांग ली। मिसाल के तौर पर फाटा से, खैबर पख्तूनख्वा से बाप पार्टी के कुछ लोग 2018 के बाद मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त उनकी वहां पर लिस्ट मौजूद नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनसे नाम मांग लिए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को इस तरह से दानिशमंदी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन चूंकि पीटीआई 2 साल से एक टारगेट में थी, उनके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बाज़गश्त सुनने को मिली कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता था वो दूसरी पार्टी में चला जाता था या वो पाक साफ हो जाता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये एक तसलसल है कि जिसके अंदर पीटीआई को थोड़ा सा हार्ड टारगेट दिया गया और उसे चीजों के ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिलने दी गई। इस चीज को इंश्योर किया गया कि उन्हें पॉलिटिकली, इलेक्टोरिकली नाकाम बनाया जाए। इसी वजह से फिर उनसे ये सीट्स भी ले ली गई ताकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा सके। और अगर अब कोई ऐसा फैसला होता है, जिस तरह ये सीट्स मुअत्तल हो चुकी हैं, तो हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत इस वक्त ऐवान में नहीं है। ठीक है। अच्छा माजिद साहब, ओके, एक तो ये सिलसिला हो गया। अब दूसरे हवाले से बात करते चलें कि एक थोड़ा बहुत लिवरेज हासिल होता है पीटीआई को, क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, तो ऑपोजिशन का काम ही ये है कि आप कोई भी बात हो या उसके ऊपर आपको हो तो आप कोई ना कोई ऑपोजिट बात ही निकालें। एनीवेज़, ये ज़रूरी भी नहीं है, कई मुतफ़िका फ़ैसले भी हो सकते हैं। अभी जो ऑपरेशन नज़्म-ए-इस्तेहकाम के हवाले से पीटीआई की मुखालफत सामने आई अपनी जगह पर, उन्होंने कहा कि हम लोगों से मशावरत नहीं की गई और कौमी असम्बली में इसको लेकर आया जाए, अपनी जगह पर बात हो गई। मौलाना फजल रहमान के स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, प्लस उन्होंने ऑब्वियसली पहले जब मिड टर्म गवर्नमेंट से पहले उन्होंने जब इत्तेहादी बनाए थे, सारा कुछ हुआ था, उनमें वो पेश थे। अब जब ये बने, इलेक्शन हुए, तब से हम देख रहे हैं कि वो नाला से हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इस तरह से फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। सबसे पहली बात उनका ये सबसे पहला मतलब लाइक आप समझ लें कि वो आया था, मुखालफत सामने आई थी। अब उन्होंने इस ऑपरेशन नज़्म-ए-इस्तेहकाम के हवाले से भी बात की है। कल भी उन्होंने, मैं वही बात करी थी, बड़ी भारी भरकम इसलिए कि उन्होंने मतलब लाइक इस तरह की बातें कर दी कि वो वाकई अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने जमहूरियत के हवाले से बात की कि जमहूरियत हो के भी जमहूरियत नहीं है, प्लस वज़ीर आज़म से भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या नज़र आता है कि वो इतनी ज़्यादा मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जी, मौलाना फजलुर रहमान का मामला 2018 से स्टार्ट होता है कि जब उनका ये ख्याल था, उनको ये शिकायत थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका जो वोट चंक है उसको कम करके तो उसको तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट किया है। और ये मामला उस वक्त से ही चल रहा है कि जिसके अंदर उनके इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात शुरू हुए। पीडीएम हुकूमत के अंदर ज़रूर उन्हें हिस्सा मिला, लेकिन उसके बावजूद जो अभी जो इंतखाबात में उसके अंदर फिर उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी सीट्स कम कर दी गई। और इसी वजह से आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की बजाय बलूचिस्तान से मेंबर कौमी असम्बली हैं। अच्छा माजिद साहब, आई एम सॉरी टू कट यू आउट, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई आपका वोटर है तो कोई भी XYZ भी, जैसे आपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की है, तो वो आपका वोटर कट आउट कर सकती है और मोड़ सकती है? क्योंकि मेरे सामने तो एक हालिया बहुत बड़ी मिसाल है कि हमने अभी इलेक्शंस भी देखे हैं, तो जो पीटीआई का जो वोटर है वो तो नहीं साइड पर हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान जब धांधली की शिकायत करते हैं और पीटीआई के साथ मिल के बैठते हैं,
तो वो किसके खिलाफ धांधली की शिकायत कर रहे हैं? ये कंट्राडिक्शन है उनकी बात के अंदर, क्योंकि अगर वो पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं तो पीटीआई ने ही उनको हराया है। जी। तो ये कैसे हो सकता है कि दो जमातें जिन्होंने एक दूसरे को हराया वो साथ बैठ के धांधली के ऊपर बात कर रही हो? तो इस वक्त उनकी सियासत का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि वो अपने उस मौकफ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो ये शिकायत किससे कर रहे हैं। अगर वो असद कैसर के साथ मिलते हैं या ऑपोजिशन में बैठकर तहरीके इंसाफ के साथ बैठ के ये बात करते हैं कि धांधली हुई है, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो जीतने वाला है वो भी उनके साथ बैठा है। एग्जैक्टली। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का मौकफ इस वक्त उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन चूंकि वो एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं, तो इसलिए उनकी बात को हमेशा संजीदगी से लिया जाता है। लेकिन माजिद साहब, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि रविश रही है, रिवायत रही है कि हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान ही क्यों नाराज होते हैं? जी, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से मेरा ख्याल है उन्हें अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर अपनी वर्किंग को मजबूत करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है, जहाँ से अब उनको कोई अच्छे इंतखाबी नताइज नहीं मिल रहे, तो वो मेरा ख्याल है उसका गुस्सा वो निकालते हैं थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और वो उसको ये समझते हैं कि शायद उनके साथ कोई धांधली की जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ऐसी क्या खामी है जो कि जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ठीक ग्रुप की। है माजिद साहब, जाते जाते वन लाइनर ये भी बता दीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं, ये क्या था? मतलब समझ नहीं आई। देखिए, ये तो अब काफ़ी सियासी रहनुमाओं की राय है कि चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मसला दरपेश है और अपोजिशन को बहुत शिकायत हैं, तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई इतने ताकतवर या बाअसर वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई अगर मगर मौजूद हैं। तो इसलिए ये कहना कि शहबाज शरीफ कोई ताकतवर या बाइख्तियार वज़ीर आज़म है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि वो एक कोलिशन के कमज़ोर वज़ीर आज़म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। सियासी सूरत हाल के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, वो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम तक पहुंचा रहे थे और हम आप तक पहुंचा रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपसे बात करेंगे खूबसूरत बातों की, मतलब लाइक फलों की। आपको पता है कि फल जो है और उसको फलों का बादशाह क्या कहलाता है? आम। आजकल उसका सीज़न भी है और आपको पता है कि बादशाह बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जनाब, हम जिस फल का जिक्र करने लगे हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मैं जब ये ख़बर मेरी नज़रों से गुज़री तो मैं बड़ा हैरान हुई, क्योंकि ये दरख्त पर जो फल लगता है उसकी केजी के हवाले से मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान इस बारे में हुई कि कहा जाता है कि 2 से 35 केजी के ये फल है। जनाब, इसको कटहल कहा जाता है, लेकिन आई गेस सिंध में इसे कटहल कहा जाता है और इसका बेसिकली नाम जैक फ्रूट है। तो जनाब, ये जब कच्चा होता है तो ये खाया जाता है एज आ सब्ज़ी के तौर पर, वेजिटेबल के तौर पर, और जब पक जाता है तो ये मीठा जायका होता है इसका और इसको एज आ फ्रूट लिया जाता है। बेसिकली ये कहाँ से है, मतलब कौन काश्त कर रहा है और क्या है, सारी बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। हमारे पास डायरेक्टर PH हैं जलील अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है, हमेशा से मैंने बादशाह को, किंग होता है तो उसको सुना हुआ है, और वो तो हमेशा आपको पता है कि कहा जाता है कि आम है। अब आप हम मतलब लाइक हमने दरियाफ़्त भी किया है, चूँकि कहा जा रहा है कि ये सिंध में दरियाफ़्त हुआ है, पंजाब में भी कहीं कहीं मेरे ख्याल से काश्त किया जा रहा है। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन बात थी कि 2 से 35 किलोग्राम तक का ये फल। आपको बहुत थोड़ा सा और हैरान करता हूँ, ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक जो नोटेड फल ये है कटहल का, वो 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम तक का भी नोट किया गया है। और तो सर उसको पकड़ते कैसे होंगे? उसको उतारने के लिए आपको जो है ना आपको क्रेन निकालनी पड़ती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फल इसको कहा जाता है, वज़न के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। लेकिन आपको मैं एक और खुशगवार बताऊं बात, ये सिर्फ साइज़ में बड़ा बाहर से होता है, इसके अंदर जो फ्रूट होता है, जो खाने वाली चीज़ होती है, जिसको पेरियंस भी कहते हैं, वो थोड़ा ही होता है।
क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं इसके अंदर। और इसको सर जब ये तो छीलते धोखा हो गया फिर। नहीं, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। अच्छा। अगर आपका 10 किलो का एक फल है तो उसमें आपको ये 3 किलो तक जो है ना फ्रूट मिल जाता है सर उसके इसका अंदर मतलब से। ये कि मेहनत ज़्यादा करनी जी पड़ती जी, इसको है। छीलने में काफ़ी मेहनत है, लेकिन जो छीलने के बाद आपको जो अंदर से फ्लेवर निकलता है वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, काफ़ी स्वीट और काफ़ी खुशगवार उसका फ्लेवर होता है। अच्छा, फिर सर ये भी अगर मीठा है तो ये कहा जाता है कि एज इन आप वेजिटेबल के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं और फ्रूट भी है तो कुछ इलाकों में, साउथ इंडिया में और सिंध में, हमारे पाकिस्तान सिंध में इसको एज अ वेजिटेबल के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जी। अब इसको जिसका जो सीज़न होता है, बिल्कुल जैसे मैंगो का सीज़न होता है, जून जुलाई में पक के तैयार होता है एज अ फ्रूट, इसी तरह अगर आप इसको भी देखें तो ये भी जून जुलाई में एज अ फ्रूट तैयार होता है। लेकिन अगर आप इसको कच्चा तोड़ लें मार्च में या अप्रैल में और नरम और कच्चा इसको पकाएं तो एज अ वेजिटेबल भी इस्तेमाल हो सकता है। और कुछ लोग तो इसको इवन रोस्ट करके भी खाते हैं। ओके। एज अ इंडिया में आपको पता है जैसे कि वहाँ पर मीट इतना नहीं खाया जाता, हाँ। तो इसको मीट का अल्टरनेटिव भी कहा जाता है। और साउथ इंडिया में तो इसको पुअर मैन फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता अच्छा है। जलील साहब बताइएगा इसका ओरिजिन क्या है? बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है। अच्छा। और आपको पता है कि इंडिया के साथ साथ जो एरियाज़ हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। तो पाकिस्तान की आबो हवा और इंडिया की आबो हवा आपको पता है ऑलमोस्ट क्लाइमेट पाकिस्तान का सेम ही है। तो पाकिस्तान में भी जो है ना इसकी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, ख़ास तौर पे जो ड्राई लैंड्स हैं हमारे। अच्छा, ठीक है। जैसे सिंध के और साउथ पंजाब के एरियाज़ हैं। ठीक है। अब जब मलेशिया और इंडोनेशिया ने इसके ऊपर तजर्बात भी किए थे, वो किस मकसद के लिए करना चाहा था उन्होंने? बेसिकली इसके वैरायटीज़ होती हैं। अच्छा। इसमें वैरायटीज़ आप और डिजीज़ का भी ज़रा इसमें अटैक होता है। अच्छा। तो मलेशिया और इंडोनेशिया जिस पर रिसर्च कर रहा है बेसिकली तो वो इसलिए कर रहे थे कि इसको डिजीज़ फ्री किया जाए। अच्छा। और इसमें जो सीड है उसको कम से कम किया जाए। ये उनके एक्सपेरिमेंट्स थे और इसको डिफरेंट एरियाज़ में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे वो, साउथ के और अपने इंडिया के और सिंगापुर में और मलेशिया में। तो इसलिए वो एज आ इसको फूड करके काट के केन में पैक करके एज आ एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में इसको इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ये फल अभी। तो वो चाह रहे थे कि इसको हम इसमें ज़रिए मुबादला कमाएं और इसमें केन करके इसको पैक करके बेचें। ठीक है। अच्छा जलील साहब बताइएगा, इसका नाम सिंध में कटहल के नाम से मशहूर है कि ये अदरवाइज नाम है, और जैक फ्रूट का मतलब लाइक दो नाम क्यों है इसके? नहीं, जैक फ्रूट बेसिकली इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसका लोकल लैंग्वेज जो आम है, और मैंगो हाँ, जैसे क्या? अच्छा, एग्जैक्टली। जो हमारा यहाँ पे लोकल है सिंध में और इंडिया में इसको कटहल ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा हर ऑब्वियसली हर सब्जी हो जाए या हर फल हो उसकी अफादियत होती है, इस फल में क्या अफादियत है और कौन कौन सी खूबियाँ? इसमें बहुत सारी अफादियत है। मैं आप जैसे पहले बताया आपको मैंने कि इंडिया में एज आ इसको मीट का अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं और इसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें पैक्टिन है, इसमें लैक्टिन है। ये वो विटामिन्स और वो प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पैक्टिन जो डिज़ीज़ है, पैक्टिन एक प्रोटीन है जो कि इस्तेमाल होता है डिफरेंट डिजीज़ में, जैसे कि कैंसर। लैक्टिन इस्तेमाल होता है, वो भी कैंसर के तौर पे कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसमें एक ऐसा प्रोटीन भी है जो कि एड्स में भी काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ना बेनिफिट हेल्पफुल हुआ है काफ़ी। इसके अलावा एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स जो बनती हैं उसमें भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये तो आपने हमारे दिल लगती बात कर दी। अल्सर में भी काफ़ी ये जो है ना फ़ायदा इसमें लोगों को फील हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और कॉस्मेटिक वैल्यू भी है। और इसके अलावा इसको लोग फलों के तौर पर तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं खुशगवार जायके के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा जलील साहब, आई एम वंडरिंग कि इतनी देर के बाद क्यों ये दरियाफ्त हुआ और इसको मतलब डिस्कवर किया गया? तो ये काफ़ी अरसे से, जैसे मैं बताऊँ, पाकिस्तान लाहौर में बाग जिना एक हिस्टोरिकल गार्डन है, वहाँ पर आपको इसके मिल जाते हैं और वो फ्रूट भी दे रहे हैं और वो पिछले कई दिहाइयों से वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन लोग बेसिकली इसको अवॉइड इसलिए करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि इसको छीलना मुश्किल है। छील के अंदर से फ्रूट निकालने के लिए को काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके स्पेशल कटर्स होते हैं, ये आम चाकू से नहीं कटता। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं कि यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन छीले और कौन निकाले। लेकिन इसको अब सिंध में काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रमोट किया जा रहा है। और मैं आपको एक मज़े की बताऊँ बात कि सिंध में जो फार्मर्स हैं वो इसको उगा रहे हैं एज अ गार्डन, और वो जो बाकी कल हमारे जो कमर्शियल आम जो हमारे फ्रूट्स से उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुनाफा उसको ज़्यादा मिल रहा है फार्मर को, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है अभी। तो मेरी कुछ सिंध में लोगों से बात हुई तो बता रहे थे कि हम 5 से 10 लाख रुपए पर एकड़ इससे हम जो है ना वो नफ़ा ले रहे हैं। अच्छा। कटहल
क्योंकि ये 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में सेल होता है। ओके। और आप लगाएं, अगर एक फ्रूट का 20 किलो भी वज़न लगाएं तो आप हिसाब लगा लें, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है। और इसकी जो बाकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्किन है, इसका जो गूदा वगैरह है, वो भी सेल होता है। अच्छा जलील साहब, मैं अदरवाइज़ ये बात पूछना चाह रही थी कि अब जिस तरह से आपने कहा ना कि लोगों को ये था कि डिफ़िकल्टी थी इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं कटर, या तो क्या ऐसे फल, या चलो सब्ज़ी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि ऐसा जो ज़्यादातर यूटिलाइज़ ना हो या यूज़ ना किए जाएं, तो वो स्पीशीज़ ही हैं जो वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं अगर आप उस पर रिसर्च हो सकती है, इस पर तो कोई शक नहीं है। जैसे डिफरेंट किन्नू है एक फल, पाकिस्तान, पता है जैसे पाकिस्तान की पहचान है किन्नू, उसमें कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च हुई थी सीडलेस किन्नू के सीड्स को कम किया गया था। इस तरह अगर इसको पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए और डिफरेंट हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उन पे ये असाइनमेंट्स दी जाए कि इसको किसी तरह ऐसा स्किन इसकी नरम की जाए या इसके अंदर गूदे को बढ़ाया जाए, इस पर बहुत सारा काम हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी, कल्टीवेशन के थ्रू, इस पर बहुत सारा क्रॉसिंग करके इसको बहुत ज़्यादा इस पर हम काम कर सकते हैं। सर आपको देखने में आता है ना कि जिस तरह पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बाज़गश थी कि जो वाटरमेलन तरबूज है वो उसको इंजेक्शन के साथ लाल किया जा रहा है, वो अब आप जो ये बता रहे हैं कि उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, कौन खाएगा फिर? ये मॉडिफिकेशन थ्रू साइंटिफिकली होगी। जैसे डिफरेंट हमारी कॉटन की क्रॉप्स होती हैं, वीट की क्रॉप होती है, वो डिफरेंट क्रॉस करके सीड्स को या उसकी जो है वो सीड तैयार किए जाते हैं मेज़ में, कॉटन में। इसी तरह इसको भी अगर आप फर्टिलाइजेशन करके साइंटिफिकली करें तो मे भी कुछ हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ निकल आए। जैसे अब कुछ वैरायटीज़ हैं, वो गमलस जैक एक वैरायटी है, उसमें जो है वो गमलस जैक में सीड कम है और आपका गुदा ज़्यादा है। तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनको हम क्रॉस करा के यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी वैरायटीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। अच्छा जी, एक और बात बताइएगा, अब जिस तरह आपने बताया कि बेसिकली इसको मतलब लाइक ढूंढा गया, सिंध में ढूंढा गया, काश भी उनकी ज़्यादा हो रही है, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके, अच्छा तो अब पंजाब में भी काश्त की जा रही है इसकी? बिल्कुल, पंजाब में हम कर सकते हैं। पंजाब में इतना भी पॉपुलर नहीं है ये। अच्छा, पंजाब में इसको मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए, क्योंकि सिंध के साथ जो हमारा पंजाब का एरिया लगता है, बहावलपुर का एरिया है या डेरा गाजी खान, राजनपुर का एरिया, वो ड्राई लैंड्स हैं। अच्छा, इसको ये कामयाब होता है ड्राई लैंड्स में। जो आप इसको लेकर आएंगे, ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, ये कामयाब नहीं है। और इसको ड्राई लैंड चाहिए। आपको पता है हमारे जो साउथ पंजाब है, जी साउथ पंजाब में जहाँ बारिशें कम होती हैं, एग्जैक्टली, तो ये वहाँ पे बड़ा कामयाब हो सकता है। इसको अगर आप वहाँ पर मैंगो के साथ साथ या जो हमारे बाकी गार्डन्स हैं उसके अगर बॉर्डर पे लगाया जाए तो ये अच्छा आपको फल दे सकता है। और ये एवरग्रीन है, इसके पत्ते भी नहीं गिरते, खूबसूरत लगता है, इसका फ्रूट ट्री वैसे लगा हुआ खूबसूरत लगता है। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इसकी काश्त बढ़ाना चाहें तो ये मुमकिन है? बिल्कुल बढ़ सकता है पाकिस्तान में। इसको थ्रू सीड, थ्रू कटिंग, थ्रू लेयरिंग, गुट्टी बांध के आप इसको, बहुत आसान है इसको प्रोड्यूस करना। अगर आप इसकी बीज लगाएं तो 70% तक उसकी जर्मिनेशन जो है ना वो हो जाती है और मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम है। आई गेस आप बढ़ाने के लिए, आगे काश्त बढ़ाने के लिए एक तरह से मुझे लगता है कि एक बिजनेस की डेवलपिंग भी है। जो हमारे यहाँ पर फार्मर्स जो गार्डन लगा रहे हैं जो कि साउथ पंजाब में, अगर उस गार्डन में ये साथ एक इसकी भी लेयर अगर वो इंट्रोड्यूस करवा लें तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम चलो उनको एक और वैरायटी मिल जाएगी उस गार्डन में। और उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा इकोनॉमिकली भी, और पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। और लोगों को ये एक नई चीज़ खाने को मिलेगी मार्केट में। ये एक काफ़ी टेम्पटिंग चीज़ थी। आप देखिए मार्केट में इसको नहीं मिलता ये हाँ, नहीं है, अभी भी नहीं है, नाम पहली दफ़ा सुना। मैं बता, दुनिया इस पे, इंडिया पे ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग इसको इसके फ्लेक्स निकाल के इसको केन में पैक करके, जिस तरह बाकी फ्रूट सेल करते हैं, चेरी वगैरह, इस तरह सेल कर रहे हैं इसको बाकायदा इंटरनेशनल मार्केट में। ये हमारा एक प्रोडक्टिव पॉइंट व्यू हो सकता है कि हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमें अपना ऑब्वियसली एक और इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। नाज़रीन, हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो बिज़नेस को बढ़ाने और एक्सपैंड करने के लिए एक अच्छा मौका भी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे बड़ा मसला आजकल जो बना हुआ है वो बिजली के हवाले से है। बिजली इतनी खर्च हो रही है क्योंकि बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है और मौसम जो है वो पंखे में बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एसी चलाना पड़ता है और सारा दिन चलाना पड़ता है, सारी रात चलाना पड़ता है। अब हम बिजली की बचत कैसे करें,
इसको सोचने के लिए ना एक कमेटी, मुझे लगता है एक कमेटी बिठा देनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसकी बचत कर सकते हैं। आपको पता है कि हर चीज़ तो आपकी बिजली के ऊपर चलती है, होम अप्लाइंसेस सारी आपकी बिजली पे चलती है, फ्रीज़र काम नहीं करते, फ्रिजेस काम नहीं करती क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। लेकिन मसला ये है कि हम उसकी बचत कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। अच्छा, उसको किस तरह से किया जा सकता है, ये भी मैंने सुना कि बिजली के जो बल्ब हैं वो बनाते आप चलाते रहें, उस पर भी बिजली आती रही है। इवन दो मैंने ये जो सबसे बड़ी बात सुनी कि आपने जो सॉकेट होते हैं ना, सॉकेट के ऊपर आपने अपनी मतलब स्विच उसके अंदर आपने लगा हुआ, चाहे वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, वो भी बिजली आपकी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये इसके अंदर कितनी हद तक सदाकत है, या आपने अपने सॉकेट का स्विच ऑन किया हुआ है, क्या वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है या मतलब यूटिलाइज़ कर रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और बचत कैसे की जा सकती है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद वलीद, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है हम सारी आवाम की, वो बिजली है। प्लीज़ हमें गाइड करें कि किस तरीके से हम बिजली की बचत कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में एनर्जी की जितनी भी डिबेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिबेट होती है, वो जनरेशन साइड से होती है। कंजम्पशन साइड को, डिमांड साइड को बड़ा कम डिस्कस किया जाता है। इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में पैटर्न देखें तो सर्दियों में हम लोग कोई अराउंड कोई 12 से 15 हज़ार मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में ये एकदम से पीक करती है और ये 25 से 30 हज़ार मेगावाट्स पे जो है वो चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोड आता है, जो आपकी पीक आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से आती है कि हम जो है वो कूलिंग लोड जो है वो आता है, वो आपके पंखों से आता है, वो आपके रेफ्रिजरेशन से आता है, और ये सिर्फ समर में आता है। और अगर पाकिस्तान का एनर्जी कंजम्पशन मिक्स देखें तो 50% जो है वो टोटल रेजिडेंसेस से आता है, रेजिडेंशियल सेक्टर से आता है। तो घरों में आम लोगों का जो बिहेवियर है वो इस मद में बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि अगर वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अपना लें तो शायद पाकिस्तान अपनी पीक डिमांड को जो है वो शेव कर सकता है और उसको जो है वो कम किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी अच्छा होगा और एनर्जी सेक्टर के लिए भी अच्छा होगा। करना क्या है, इसको आपने बिहेवियर चेंज के साथ लिंक करना है। और बिहेवियर चेंज लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वंस एक दफ़ा डिसिप्लिन आ जाता है वो आपको हेल्प आउट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें बिहेवियर चेंज लाना होगा ताकि हम एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकें। और दूसरा, शायद हमें इन्वेस्टमेंट भी दरकार है कि हम एफिशिएंट अप्लाइंसेस में इन्वेस्ट कर सकें, इन्वर्टर्स में कर सकें, आपके जो एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स हैं उनमें कर सकें, और एफिशिएंट फैंस में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि देखें अब ऑब्वियसली जब समर आते हैं, बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे घर में होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी गर्मी में कोई वेकेशंस वगैरह पे भी जाएं, घर में मोस्टली बच्चे होते हैं। अब उनके होने से इट इज़ ऑब्वियस कि आपकी कंजप्शन ज़्यादा होगी, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। जब एक चीज़ का पता है कि आपकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होनी है इन स्पेसिफिक मंथ्स में, तो वाई नॉट कि हम लोग जो हैं उसको इस तरह से यूटिलाइजेशन करने के लिए आप ऑब्वियसली हमें टिप्स देने चाह रहे हैं ना, कि किस तरीके से टिप्स दें। आप हमें बताएं कि हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हमें बिजली का जो बिल है वो कम आए। ऑब्वियसली बच्चे भी घर पर हैं अब तो। देखिए इस चीज़ को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचना होगा कि हम लोग जो है वो अपना घर ठंडा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो ठंडक आपने घर में रखी है उसको बरकरार रखने के लिए हमने तवज्जो नहीं दी होती। हमारे घरों के डिज़ाइन कुछ इस तरह से बने हैं कि आप जो है वो जो आपने एनर्जी की फार्म में आपने कूलिंग जो है वो स्टोर किया है एनर्जी यूज़ करके, वो एकदम से वेपोरेट हो जाती है, वो एग्जिट हो जाती है आपके घरों में। हमने सीलिंग्स जो है वो नहीं की हुई हैं, हमने इंसुलेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी है, हमने अपने घरों के डिज़ाइन इस तरह से किए हैं कि वो जो है वो आपको एट द सेम टाइम आप कूलिंग भी कर रहे हैं और वो साथ साथ में वो कूलिंग जो है वो आपकी एग्जिट भी हो रही है। तो आपको जो है वो इंसुलेशंस पे तवज्जो देनी है, आपको घरों के डिज़ाइन पे तवज्जो देनी है। सिर्फ एक चीज़ जो हमारा पास्ट नॉलेज है, हमारे जो आबाओ अजदाद का नॉलेज था कि उस ज़माने में जो आपकी सीलिंग थी वो ऊंची होती थी, वो कोई अबाउट 15 से 20 फीट की होती थी। उससे होता यह था कि जो आपकी गर्म हवा है वो घर के ऊपर के हिस्से में ट्रैप हो जाती थी और आपका जो एवरेज आपकी लेंथ है एक इंसानी जिस्म की, उसके मुंह तक नहीं आती थी। अब हमने वो सीलिंग जो है वो कम कर दिया है, उसका जो लेंथ है वो कम कर दिया है। अब होता यह है कि वो जब आप खड़े होते हैं तो भी आपको वो जो गर्म हवा ऊपर के हिस्से में ट्रैप है वो आपके मुंह पे फेस हो रही होती है। तो आपको करना ये है कि हमें
इसको एक होलिस्टिक वे में सोचने की ज़रूरत है। एक साइड पे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हों अप्लाइंसेस को एफिशिएंट करके, और दूसरी साइड पे हमें अपने घरों के डिज़ाइन, हमारे बिल्डिंग कोड्स, उनको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और दूसरी साइड पे बिहेवियर चेंज, आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि सॉकेट्स में जो चीज़ें लगी हैं उनको उतारा जाए, एफिशिएंट बल्ब्स जो हैं वो रिप्लेस किए जाएं पुराने बल्ब्स के साथ। हमारे जो पुराने पंखे हैं वो बड़े इनएफिशिएंट हैं, वो कोई 100 से 120 वाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो अभी मॉडर्न फैंस आ गए हैं वो कोई अराउंड 20 से 40 वाट्स के हैं। तो इसको रिप्लेस किया जाए। अभी फेडरल बजट में भी गवर्नमेंट ने अबाउट 2 to 4 बिलियन जो है वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस के लिए रखी है। उसमें से सिग्निफिकेंट पोर्शन इन फैंस को रिप्लेस करने के लिए है और कुछ ईवीज़ के लिए है। एक और टिप जो शायद नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स के लिए या वो कंज्यूमर्स जिन्होंने रूफटॉप सोलर लगाए हुए हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो ये कि आप जो है वो अपने जो एक्सेसिव कंजम्पशन है उसको अपने घर में कंज्यूम करें, अपने किचन में कंज्यूम करें इलेक्ट्रिक स्टोव के थ्रू, ताकि जो है वो आपकी गैस का बजट जो है वो भी बच सके। वो पाकिस्तान को शायद गैस क्राइसिस से निकालने में मदद दे सकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने एसीज़ लगाए हुए हैं वो ये इंश्योर करें कि जिन्होंने जो आपके एक्सटर्नल यूनिट्स हैं एसीज़ के उनमें शेड हो, क्योंकि वो जब शेड के बगैर होते हैं तो फिर आपके एसी को जो है वो दुगनी तिगनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ती है। बाकी वही टिप्स हैं कि आपको 26 डिग्रीज पे जाना है। ओके, आपने कूलिंग के हवाले से बात कर दी, एसीज के हवाले से बात कर दी। रादर देन दिस कि आप ये बात करें कि हम लोगों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी जाती, लेकिन ये सिर्फ कूलर और या आप एसीज नहीं हैं जो आपकी कंजप्शन में इजाफा करते हैं। ऑब्वियसली आपके होम अप्लाइंसेस भी हैं जिसके अंदर आपकी फ्रिज आ जाती है, आपकी जो वो है आयरन है जिसे इस्त्री कहते हैं, इस्त्री भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है बिजली, तो उसमें तो आपके लाइफस्टाइल और बिहेवियर में चेंजेस नहीं आ सकते ना। देखिए उसमें भी आ सकते हैं। रेफ्रिजरेशन का लोड थोड़ा कम होता है, लेकिन उसको भी अगर आप बड़ा स्टफ़ कर देते हैं, आप भर देते हैं रेफ्रिजरेटर को, तो उससे भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। अच्छा। इसी तरह आपकी आयरन है, आयरन चूँकि उसके वाटेज ज़्यादा होते हैं और वो आपको वो यूज़ भी करनी होती है, तो उसको पी कार्स की बजाय आपको जो है वो नॉन पी कार्स में इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये कि उसको उसके यूजेज को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, उससे आप भी बच सकते हैं, आप कॉम की भी बचत हो सकती है, आपकी भी बचत हो सकती है। प्लीज़ इन पर ज़रूर देखेगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत काइंड ऑफ सेंसिटिव है, इन अ सेंस के हमने हमेशा से ये सुना है कि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप में होता क्या है, बेसिकली लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो पिछली वाली जनरेशन थी वो आगे आने वाली जनरेशन को ये कहती रहती है जिस तरह हमने किया है उस तरह से करें, लेकिन जो अगले वाली जनरेशन होती है वो ऑब्वियसली एडवांस होती है। हमारे बहुत अच्छे नौजवान बड़े यंगस्टर्स जो हैं उनके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। उनके अंदर बेइंतहा किस्म की सलाहियतें हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको पता है कि AI का अब ज़माना है, अपने आप को ये लोग जेन Z कहते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को उनके साथ कोप अप करने का भी ऑब्वियसली टाइम इस तरह से नहीं मिलता कि बहुत फास्ट है आजकल की जनरेशन, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम 2 जनरेशन्स को ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर यहाँ पे पहुँचे हैं। पिछली वाली जो थी हम लोग थे, हम आराम से बात कर लिया करते थे या सुन लिया करते थे। आज की जनरेशन बस इन चीज़ों को समझती है, इतनी फास्ट है कि उनकी पेस को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों पकड़ नहीं सक रहे, उसके अंदर क्या मुहरकात हैं। और प्लस एक और बात हमने ये देखा था कि वालिदैन की बात अपनी जगह पर होती थी। हम जितने उसातिज़ा के साथ जुड़े रहते थे कि हम इवन हमारे पेरेंट्स भी हमें कोई बात करते थे तो हम रो पड़ते थे, हम कहते थे नहीं हमारे टीचर ने ये बात कही है तो ये ऐसे ही होना चाहिए। एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा से था। अब जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स से और अपने जो टीचर्स हैं उनसे दूर क्यों हुई है और इसकी बेसिक रीज़न क्या है, उनके साथ हम कोप अप कैसे कर सकते हैं, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
डॉक्टर इरफान अली फ़ानी, माहिर तालीम है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर वेरी वेलकम। देखें ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है इस वक्त के आपके जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इतनी एबिलिटीज़ हैं, उनको उभारने के लिए, उनसे कोप अप करने के लिए, या अब मतलब सबसे बड़ी बात ये कि अब हम उनसे आराम से बैठकर बात भी करें ना, तो वो मुझे तो वो वाला जुमला ही बड़ा अजीब लगता है कि जब आप इतनी मेहनत करके बच्चा बड़ा करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं आपको क्या पता। अम्मा अब्बा को सबसे पहले ये बात करते हैं आपको क्या पता। तो वो जो आपको हमें पता होता है, हमने अपने तजर्बात से सीखा होता है, अपने बुजुर्गान से सीखा होता है। अब इस वाली जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि वो एक तो टिक के भी नहीं बैठते और ना सुनते हैं, तो उनको किस तरह से समझाया जाए? हाँ, मुझे आपके इंट्रो के बाद हमद नदीम कासमी का एक शेर है कि ये इर्तिकाए ज़माना का चलन है अहमद, पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। जी। बुनियादी तौर पर जो इंसानी तहजीब है ना, वो अब एक करवट ले रही है। इस वक्त हम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। एक वो जनरेशन थी जो सन 2000 से पहले पैदा हुई, और एक वो जनरेशन है जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं, और वो सन 2000 के बाद पैदा हुई है। देखिए, हम वो जनरेशन थे जिनकी तरबियत इंसानों ने अपनी अक़दार के ऊपर की थी। माँ ने तरबियत की थी, एक कलेक्टिव फैमिली सिस्टम होता था, चाचे मामे नानियाँ दादियाँ वो आपकी तरबियत के अंदर अपना रोल प्ले कर रही होती थी। लेकिन आज जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही जब बच्चे के हाथ में हम एक मोबाइल दे देते हैं, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, बच्चा रोता है, माँ ने किचन में काम करना है और माँ उसको मोबाइल देकर किचन में काम करने लग जाती है। देखें, इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो पहले 7 से 10 साल ऐसे ही हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो समझ लें कि आपके घर में ना एक सिक्योरिटी कैमरा एक्टिवेट हो चुका है, और वो जो सिक्योरिटी कैमरा है वो कतन ये मत समझें कि बच्चा सोया हुआ है तो वो हमारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब जो पहले 10 सालों के अंदर जो कुछ उस घर में हो रहा होगा, जो ज़ुबान उस घर में बोली जा रही होगी, जो सही और गलत के मायार उस घर में सेट किए जा रहे होंगे, वो उस बच्चे की जहन में वो सेव हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, और वो बच्चा अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा उस बिलीफ सिस्टम की, उस वैल्यू सिस्टम की, उन इंस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस और मोटिवेशंस की जो आप उस बच्चे के सामने पहले 7 से 8 सालों में उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं। अब जब एक मशीन एक बच्चे की तरबियत कर रही है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि ये तो इमोशंस और जो वॉइसेस की पहचान है, तो बच्चा जो है माँ के पेट से स्टार्ट कर लेता है। बिलाशुबा जैसे ही बच्चा माँ के पेट में हरकत शुरू करता है, वहीं से उसके सोशलाइजेशन का आगाज़ हो जाता है। और वो ये जो नफ्सियात दान तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे को मत समझे कि वो सोया हुआ है, और सोया हुआ बच्चा भी आपकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा है और सुन रहा है। और बच्चा जब थोड़ा से होश में आएगा, और फिर जब देखें, एक चीज़ ये होती है कि हम बच्चों को लेक्चर दे के सिखाएं। क्या ज़ुबान बच्चे को हम लेक्चर दे के तो नहीं सिखाते? कवायद या इंशा परदाजी की किताब खोल के बच्चे को लेक्चर तो नहीं देते कैसे बोला जाता है। बच्चा क्यों बोलना सीखता है? वो देख रहा है कि ऐसे बोला जा रहा है। तो हमने जो करना है बच्चे ने उसको अडॉप्ट करना है। तो पहला जो मरहला होता है बच्चे की तरबियत का, वो घर के अंदर वो देख कर सीखेगा। जो उसके सामने, अगर एक बाप बच्चे को ये कहता है कि दरवाजे पे दस्तक हुई है और उसको कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चे से वो बाप कतन ये तकाजा नहीं कर सकता कि ज़िंदगी में आपने झूठ नहीं बोलना। अगर मैं बच्चे के सामने सड़कों के ऊपर खुद कूड़ा फेंक रहा हूँ, तो मैं बच्चे से कतन ये तकाजा करने का हक नहीं रखता हूँ कि सड़कों पर आप कूड़ा मत फेंको। आपके अपने बिहेवियर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं बिलाशुबा। तो बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं। बच्चे का बिहेवियर, बच्चे की आदत व अतवार, बच्चे की मोटिवेशन, जो कुछ भी है वो पहले 7 सालों के अंदर उन्होंने अपने जो प्रैक्टिकल होते हुए देखना है, उन्हीं चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना है। वॉटसन एक नफ्सियात दान था जिसने कहा था, मुझे आप वो एक बच्चा दे दो और आप जो उसको बनाना चाह रहे हो मुझे बता दो, 10-15 सालों में मैं बना के आपको दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट आप उसको घर में दे रहे हैं और किस तरह का इन्वायरमेंट उसको स्कूल में दिया जा रहा है। लेकिन स्कूल में जाने से पहले भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि माँ भी बच्चे की तरबियत नहीं कर रही है। बच्चा देख रहा है कार्टून, किड्स कार्टून का बहुत सारी रिसर्चेस इसके ऊपर आ चुकी हैं कि वो इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात जो मुझको बलूगत के अयाम में मेरे पास आनी चाहिए थी, या 22-25 साल की उम्र में मुझे पता होना चाहिए था, अगर 5 साल की उम्र में वो मालूमात बच्चे के जहन में चली जाएंगी, वो भी कार्टून के थ्रू आ रही हैं। के थ्रू अब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सबलिमिनल मैसेजेस। एक हम मीडिया के अंदर टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जब बच्चा कार्टून देख रहा होता है,
तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि हम जो बालिग पढ़े लिखे लोग हैं उस तरह से वो मीनिंग्स परसीव नहीं करते जिस तरह से वो बच्चा हिडन मीनिंग्स को अपने अंदर इनकलकेट कर रहा होता है। और आजकल अगर आप छोटे बच्चों को, अभी हम ईद पे घर गए थे, चाचे मामे भतीजे वो सारे इकट्ठे थे, तो बच्चे जो कानों के अंदर एक दूसरे के साथ काना फूसी कर रहे होते हैं, अगर आप गौर करें कि वो एक दूसरे का कान में क्या कह रहे हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि 5 साल के बच्चे वो बातें आपस में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी एज में भी आके हम टैबू समझते थे। ये ऐसे ही है कि एक 40 साल की उम्र में जो इल्म या वजन मैंने उठाना था वो 5 साल की उम्र में जब एक बच्चे के ऊपर आप जहन में डाल दोगे तो वो कितना ड्रास्टिक हो सकता है आपकी सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे मुआशरे में वालिदैन को ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनको गौर फिक्र करना पड़ेगा कि कल को अगर वो ये शिकायत करेंगे कि बच्चा हमारे हाथों से निकल चुका है, बच्चों के अंदर वो अक़दार नहीं है जो कदरें, भाई जब माँ भी जॉब पे चली जाएगी, बाप भी जॉब पे चला जाएगा, घर के अंदर बच्चा या आया के पास आप दे दोगे या मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में थाप दोगे, तो फिर बच्चे से जवानी के अंदर ये तकाजा मत करें कि वो आपका एहतराम करे। जब उसको आपकी ज़रूरत थी आपने उसको उस वक्त वो वक्त अपना नहीं दिया। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इससे मतलब लाइक समझ आई है कि बच्चा छोटा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की तवज्जो मांगता ही है, लेकिन जब वो कहते हैं ना मेक और ब्रेक वाला टाइम होता है बच्चे का, वो कौन सी एज होती है जिसमें पेरेंट्स दोनों का बहुत ज्यादा फोकस होना भी जरूरी होता है बच्चों पे? देखिए, आपके घर में बच्चा पैदा हो गया ना, अगर माँ जॉब करती है तो उसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ जॉब छोड़ देनी चाहिए। कि पहले जो 5 से 7 साल है ना, बच्चा कॉन्शियस तो उसकी होती ही नहीं है। पहले 5 सालों के अंदर बच्चों की कोई कॉन्शियस लेवल नहीं होता है, वो जो कुछ देखता है वो उसको इमिटेट करता है। बच्चा रक्स कर रहा है, आप क्लैप करते हो, बच्चे आपके फेस का एक्सप्रेशन देखता है कि अच्छा मेरी इस एक्शन से ये वालिदा खुश हो रही है, तो वो उसको दोबारा दोहराएगा। दोहराता दोहराता वो उसका रवैया और रवैया बाद में उसकी आदत बन जाती है और वो उम्र भर चलेगा। एक गलत काम करता है, आप उसको डांटते हो, देखें घर में स्मोकिंग हो रही है ना, बाप खुद पी रहा है सिगरेट, अगर तो वो बच्चे से कतन ये कहे कि भाई तुमने सिगरेट नहीं पीनी और वो ये समझे कि मेरे लेक्चर से बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, ये हो ही नहीं सकता। वो चुप के पिएगा। एग्जैक्टली, उसको कोई बुराई इसमें फील ही नहीं क्योंकि वो ये देखता है कि जब मेरे बड़े ये काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहेवियरल आप जैसे इश्यूज आप अपने आप के सॉर्ट आउट करें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो भी करें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फाइनली हमारे साथ मौजूद थे। एक बहुत बड़ा अलमिया है, ऑब्वियसली इसको आपने आप खुद देखना है कि आप अपने बिहेवियर से अपने बच्चे के बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे होंगे कि हम मज़े मज़े की चीज़ों के साथ खड़े हुए हैं। बनाना है, एप्पल है हमारे पास, और ये स्पेशली नाश्ते के हवाले से हम बात करना चाहें कि नाश्ता कितना इम्पॉर्टेंट होता है। नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पब्लिक में जब निकलते हैं तो आप नाश्ता किए बगैर नहीं निकलते। मुझे हमेशा से हिदायत मिलती थी अपनी वालदा ताकि आप नाश्ता किए बगैर मत जाएँ, और आपको पता है कितनी इफ़ादत होती है, सारे दिन से ऑब्वियसली चलता है। हमारे साथ शेफ़ अरसलान मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलूँ कि हमेशा से कहा जाता है कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए, तो ना पेट भर के करना चाहिए, लेकिन आजकल हम आपको पता है कॉन्शियस हैं हम लोग। भी आपको पता है कि किस तरह से हम कहते हैं कि जी हमें फैट्स नहीं चाहिए, हमें कार्ब्स नहीं चाहिए, वो कितने इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे ये बताते चलें कि अरसलान आप कितने अरसे से नाश्ते वाला जो है काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका, और आप आज हमें क्या मज़े की चीज़ बना? आज हम बनाने लगे हैं बनाना पैनकेक्स और उनके साथ एप्पल एंड बनाना स्मूदी। वाह, अच्छा आपको क्या मतलब डेवलप कैसे हुआ? ये असल में मेरे घर में भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। तो घर से ही शौक पड़ा मुझे। अरे वाह, तो जल्दी जल्दी रेसिपी भी बता दें हमें। ओके, हमें बनाना पैनकेक्स के लिए आपको 3 बनानास चाहिए, 3 एग्स, 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून चीनी और इसमें 1 कप मिल्क, और इन सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। तो हम करें मिक्स? यस मैम। चलें शुरू करते हैं। बनाना काट दूं? ओके, 1 कप मैदा आपने लिया, इसमें आपने मुझे कितने कहे हैं बनानास? 3। ये आप इसमें बेशक काट के ओके, हमें मैश करने हैं? यस मैम। मेरा बनाना तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके, बनाना जो है वो बहुत ऑब्वियसली इनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो एप्पल है ना
एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन मेरे ख्याल से कि कुछ हमारे जो फलों के हवाले से है काफ़ी कॉन्स्पिरेंसीज भी हैं और लोगों ने वीडियोस वगैरह भी बना के दिखाई हुई हैं कि इसको लाल करने के लिए थोड़ा सा मतलब कलर होता है। और फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा था कि एप्पल के ऊपर जो है आपने वो थोड़ा सा शाइन करने के लिए मेरे ख्याल से है ना, ओ यस, वो फिर वैक्स भी नज़र आई थी। और वो मतलब ये जो मिलावट होती है ना, ये चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने छुरी से केले काटे हैं, मतलब लाइक क्या बात है, क्या बात है हमारी। ये देखें, अब हम मैश करने लगे हैं इसको, तो हम थोड़ा सा आहिस्ता ना, थोड़ा गनशन जो है ज़रा कम ही मारे हम। अच्छा, मैश आप बनाते हुए हंसते हैं, मतलब लाइक कोई बातें भी बताएं ना, मतलब लाइक कैसे शौक हुआ, क्या स्टडी की भी है आपने, और स्पेसिफिकली बीइंग अ शेफ़ आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन मेरी एक तो पहले मैं तो एक जॉब करता हूँ साथ, जो एज अ ब्रिस्ता है, जिस कैफ़े में जॉब करता हूँ वहाँ का मैं सीनियर मैनेजर हूँ। वाओ, इन जस्ट 16 एज। माशाल्लाह, आपके ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, आप बहुत यंग एज में आपने अपने अकम्प्लिश की है ये चीज़। और रिसेंटली मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, सो उसमें मुझे एक शौक था कि घर पे मैंने दूसरों के साथ नहीं बैठना, साथ साथ स्टडी साथ जॉब। नाइस। अच्छा, वैसे यूजुअली देखा जाता है कि जो मतलब लाइक मर्द हजरात हैं, अगर बीइंग अ शेफ़ भी, वो घर में ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करते, तो आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं असल में ना, मुझे डिफरेंट खाने खाने का शौक है। डिफरेंट सेहत तो नहीं बताती अरसलान। अच्छा, ओके। तो मतलब मैं हर एक चीज़ बना सकता हूँ घर में। नाइस। पास्तास तो माशाल्लाह हर किस्म के। ओ, तो किसी दिन हमें भी खिलाएं पास्तास, रेसिपीज बता दें। होती है ना सीक्रेट रेसिपीज, तो नहीं आपकी कि आप किसी से शेयर नहीं करते? सीक्रेट रेसिपीज तो कोई भी नहीं होती है ना, अम्माएं खालाओं की होती हैं। अच्छा, नहीं है हमारी सीक्रेट रेसिपी है तो सबसे बेस्ट क्या बनाते हैं आप? सबसे बेस्ट अल्फ्रेडो पास्ता एंड कॉफी। वेरी नाइस। और मैं स्मूदीज वगैरह जो होती हैं, स्मूदीज एंड कॉफ़ीज़। कॉफ़ी, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, मतलब एज अ ट्रेनर भी हूँ मैं, कॉफ़ी आर्टिस्ट, और ये कॉफ़ीज़ का काम भी। अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, तो वही बात होगी ना, इंस्पिरेशन कहाँ से ली, मतलब लाइक? इंस्पिरेशन मेरे अपने सर से। अच्छा। एक एकेडमी सर हैं, उनसे इंस्पिरेशन मुझे बहुत। अच्छा, आजकल के तो बच्चे आपको पता है ज़्यादातर मतलब गेम्स और इनके अंदर होते हैं, आपका बड़ा डिफरेंट सा शौक है। और कैसे डेवलप हुआ? ऑब्वियसली मैंने तो सब बच्चे देखे हैं गेम्स खेलते हुए, PS5 देख रहे हैं, फिर Xbox खेल रहे हैं, वो आपका कोई ऐसा शौक नहीं था? गेमिंग का शौक तो बहुत ही कम है, क्योंकि अक्सर बच्चे शर्म महसूस करते हैं कि हम क्यों किचन में जाएं। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही हूँ। बट ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज़ है, हर बंदे को आना चाहिए खाना पकाना। अच्छा, ये बताइएगा, ये क्या है, आपने क्या क्या बीच में डाला? इसमें हमने मैदा डाल दिया 1 कप, ओके। हमने 2 अंडे तोड़ के डाल दिए, ओके। और ये हमने 1 कप मिल्क डाल दिया। मिल्क डाल दिया। अच्छा, मैं ये मैश करिए इसके अंदर। अच्छा, ओके जाएगा। तो अच्छा, चीनी वगैरह नहीं है तो ये मीठा कैसे होगा? मीठा इसमें हम चीनी सबसे ज़्यादा बाद में डालेंगे, सबसे एंड में डालेंगे। और क्या मीठी जो चीनी है, आपको पता है हमारी चीनी घुलते में भी टाइम लगता है, तो वो किस तरह से मतलब इसके अंदर घुलेगी कैसे? जब हम ये बनाना इसमें मैश करके ऐड कर देंगे ना, तो उसके अंदर ही सारी मिक्स हो जाएगी। ओके, फिर और ये मतलब लाइक फटाफट से बन जाते हैं? यस मैम। और दूसरा नेचुरल स्वीट बनाना भी होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छा, लोग डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है वाइट पॉइजन कहा जाता है चीनी के हवाले से, तो लोग स्पेशली कहते भी होंगे, या आपने डाइट फ्री या शुगर फ्री चीज़ें सीखी होंगी? तो इसमें अगर हम चीनी ना भी डालना चाहिए तो ना डालें, क्योंकि इसमें नेचुरल स्वीट तो आनी है। चलें जी, इतना काफ़ी है। यस मैम। ओके, मैं कामयाब हो गई। कैसा, अच्छा मैश किया ना? यस मैम। नाइस। अच्छा, पैनकेक बनाइए। पैनकेक बनाने के लिए उसके ऊपर एक तो बटर भी होता है, और बच्चे? यस, बटर। हाँ, बटर। यस, बटर से। मैं ये मैश करती हूँ, आप बटर करें। मतलब मैं इसको बस, आप बटर वो। अब हमने चीनी डाल ली इसमें कि नहीं? यस मैम, अभी दानिया भी मिक्स हो जाए, अच्छा खासा मिक्स करना पड़ेगा। ओके, स्पून। मतलब ये कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो ब्रेकफास्ट करके आई हुई हूँ वो सारा मेरी इसी मेहनत में निकल जाए। गॉट इट। ओके। अच्छा, मतलब लाइक इसको बहुत ज़्यादा मैश करने की जरूरत नहीं, कि चंक्स वगैरह नहीं आएंगे? जस्ट बनाना के चंक्स आएंगे तभी आपको अच्छा, ज़्यादा डिफरेंट फील आएगी। ओके ओके ओके,
इट्स वेरी काइंड ऑफ डिफरेंट। मैंने भी पैनकेक्स बनाए हुए हैं लेकिन मैंने बनाना के कभी नहीं बनाया। बनाना ब्रेड ज़रूर मैंने सुनी हुई है। यस, बनाना बेब्स भी होती हैं। ओह यस, वॉफल्स वगैरह जो होते हैं वो मैंने सुने में, लेकिन ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या ये इनफ हो चुका है कि हम इसमें चीनी डाल सकें? यस मैम। डाल लें? अब कितनी डालें? ये जस्ट 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून? 3 टेबल स्पून? यस मैम। और टेबल स्पून अगर मेरे हाथ में ना आना चाहे तो जस्ट 1 स्पून। ये? यस। इसके कितने डालूं? ये जस्ट आप 1 डाल दें। ये काफ़ी? यस मैम। इनफ? यस। ओके, चलें जल्दी जल्दी से हम बना लें। खुशबू अच्छी आ रही है बटर की, और बनाना की तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार खुशबू होती है। ये जस्ट चलें, आप जब तक हम पैनकेक्स बनाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद हमने क्रिकेट का भी जिक्र करना है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ऑब्वियसली अब आपको जब कहा था कि पैनकेक्स हम बना रहे हैं, और पैनकेक्स के साथ साथ हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप देखें पैनकेक बन रहे हैं, इतनी मज़ेदार खुशबू स्टूडियो में फैली हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं, और दिल कर रहा है कि जल्दी से खा के भी देखें, टेस्ट भी देखें। सारे जैसे जैसे वो बनाते जाएंगे हम आपको मरहलावार बताते जाएंगे, और प्रोसेस इन प्रोसेस है पैनकेक्स। देखें कितने मज़े की खुशबू भी आ रही है और कलर कितना मज़ेदार लग रहा है, टेम्पटिंग है। तो हम साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लें। आपको पता है कि सुपर 8 मरहले चल रहे हैं। अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में आ गया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में आया है। इंडिया ऑलरेडी सेमीफाइनल पे आ चुका हुआ है, और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सैयद हैदर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुपर 8 मरहले जारी हैं, आप अफ़गानिस्तान भी और इंडिया भी आपको ऑब्वियसली सेमीफाइनल में नज़र आ गया। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो सेमीफाइनल में आया, उसने कितनी लगन से काम किया है, उनकी गेम कैसी है, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से आगाज़ किया था, और सारे तबसरा निगार जो हैं वो हैरान थे अफगानिस्तान की कारकर्दगी से। उनकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क थी, और उन्होंने अपना एक टारगेट बिल्कुल मुतय्यन किया हुआ था कि हमने हर टीम के साथ कैसे खेलना है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जब होमवर्क करके आते हैं, और चूंकि जब छोटी टीम मैच खेलती है तो उस पर प्रेशर कम होता है, बड़ी टीमों पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका एक माजी उनके साथ साथ चल रहा होता है कि उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में क्या किया है, चैंपियंस हैं, जीते हैं, तो इस वजह से उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान था, न्यूजीलैंड था, इन पर ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन अफगानिस्तान पे कम प्रेशर था। लेकिन मैंने पहले भी कुछ चैनल्स पर बैठ के ये बात कही थी कि अफगानिस्तान जो है हर सूरत में सेमीफाइनल, बल्कि हो सकता है फाइनल तक भी पहुंचेगा, क्योंकि आगे जो सेमीफाइनल है वो किंग्सटाउन की विकेट पे होगा, तो वो उस विकेट पे जो है बॉल वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिन होती है, और अफगानिस्तान के पास 2-3 बेहतरीन स्पिनर्स हैं। राशिद खान जो कैप्टन है वो खुद बहुत अच्छे स्पिनर है, पे मोहम्मद नबी है, पे नूर अहमद है। उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ जिसने अफगानिस्तान जो हमें मुतासिर किया है वो उनके फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस है। नवीन ने और फारूकी ने जो बॉलिंग की है वो बड़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि ऐसी पिच पे जहाँ पे बड़े बड़े फास्ट बॉलर से वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे नवीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और फारूकी इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट में, उनकी 15 विकेट्स हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि ऐसी टीम जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट की सहूलतें नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अहम मौके पे जब चाहिए थी परफॉर्मेंस, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप चाहे बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, जो भी टीम है, लेकिन अगर जिस दिन आपको चाहिए परफॉर्मेंस अगर वो नहीं कर पाते हैं, तो जैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है, आज भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में बाहर हो गई, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एक छोटी टीम है। तो जिस दिन पाकिस्तान को अच्छा खेलना था पाकिस्तान नहीं खेल पाई, तो अफगानिस्तान ने जब उनको अच्छा खेलना था उन्होंने अच्छा खेला। आज का मैच जो है बड़ा क्लिनिकल था, बड़ा क्लिंच था,
और बड़ा मुश्किल था क्योंकि बारिश की वजह से बार बार मैच रुक रहा था, फिर पिच के ऊपर बॉल सही नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की आज अफगानिस्तान के बॉलर्स ने। 115 का टारगेट जो है डिफेंस करना बहुत मुश्किल होता है और आसान नहीं होता है, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने डिफेंस किया है। और उसके साथ साथ ये कि हमें एक जो चीज़ नज़र आती है अफगानिस्तान टीम में कि उनका कम्बिनेशन है, उनका एक टीम कंबाइन होकर खेलती है। जाहिर है जब प्लेयर्स आपके ज़्यादा बड़े नहीं होते, मशहूर नहीं होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो बड़ा ज़्यादा जल्दी कंबाइन हो जाते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका कंबाइन हो जाना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान की टीम ने प्रूव किया है कि फैसिलिटीज ना भी हो, लेकिन अगर आपका टैलेंट है। अच्छा हैदर, कहिएगा कि ये जो जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान जो है उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली पूरी टीम को देखा, होमवर्क किया और उसके बाद उनको पता था कि ये टीम कैसे खेलती है, उसके साथ हमने कैसे खेलना है, तो ये क्रिकेट के अंदर कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये बहुत जरूरी होता है। देखिए क्रिकेट जो है बड़ा टेक्निकल गेम हो चुका है। क्रिकेट वो पुरानी क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे आपको एनालाइज अपने आप से ज्यादा दूसरे को करना पड़ता है। अगर आप बैटर हैं, बैटिंग करने जाते हैं, तो आपको बॉलर्स को एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ वो ज्यादा बॉलिंग करता है, कहाँ वो ज्यादा यॉर्कर करता है या आउट स्विंग करता है, इन स्विंग करता है। और उसके साथ साथ आजकल जो एक नई इस्तेलाह आई है क्रिकेट बॉलिंग में, वो ये है कि वैरायटी, वर्सटाइल होना चाहिए। बॉलर जो है वो स्पीड अपनी कम करता है, उसको बैटर्स को जो है समझना होता है। इसी तरह बॉलर्स को जो है पहले से होमवर्क करना पड़ता है कि ये जो बल्लेबाज है ये कहाँ पे ज्यादा अच्छे शॉट खेलता है, इसका वीक पॉइंट कहाँ पे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे, उसके हिसाब से बॉलिंग की जाती है। तो क्रिकेट वो अब नहीं है जो आज से 10 साल 20 साल या 50 साल पहले खेली जाती थी, बल्कि क्रिकेट अब बड़ा टेक्निकल और बड़ा स्किलफुल गेम है। उसमें आपको एक बिल्कुल साइंटिफिक वे में आगे चलना पड़ता है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा हैदर, ये भी कहिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है? ऑब्वियसली 2 तो सेमीफाइनलिस्ट हो ही गए हैं, और अब के जो भी सुपर 8 मरहले में जो भी टीमें खेल रही हैं उसमें आपको वीकेस्ट जो टीम है वो कौन सी लग रही है? देखिए इसमें मुझे वीकेस्ट टीम साउथ अफ्रीका लग रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए अफगानिस्तान को जेर करना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने जैसे कहा कि वो किंग्स्टाउन की पिच जो है वो उस पर बॉल स्पिन होता है और बॉल नीचा रहता है। तो साउथ अफ्रीकन के जो बैटर्स हैं उनकी जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो बैटिंग है, उनके ओपनर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे उनके लिए खेलना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल करेंगे इनके अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ। और अगर ऐसा होगा तो अफगानिस्तान के लिए बड़ा आसान होगा। लेकिन अफगानिस्तान का एक प्रॉब्लम है कि उनके ओपनिंग तो ओपनर्स तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग नहीं है। उनके पास कोई रिलायबल, कोई बिल्कुल जिन पे एतमाद किया जा सके वो ऐसी बैटिंग नहीं है। बल्कि अफगानिस्तान की बैटिंग जो है ऐसा लगता है चौथे नंबर पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उनके या तो बॉलर्स रह जाते हैं या ऑलराउंडर्स रह जाते हैं, वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अगर अफगानिस्तान के बैटर्स जो उनके ओपनर हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतरीन बैटिंग की है, गुरबाज ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने और इब्राहिम सरदान ने, अगर ये दोनों चल गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें फिर बावजूद में जो है देखने को मिलेगा अफगानिस्तान फाइनल खेल रहा है। और इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से बड़ी बाज़गश्त भी है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत बात हो रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। अच्छा, अब 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन से आप देख रहे हैं? देखिए 4 तो डिसाइड हो चुका है। इंडिया का इंग्लैंड से होगा और अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से होगा। इंग्लैंड की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी नीचे से ऊपर आई है। उन्होंने अपना पहला मैच स्कॉटलैंड से जो है बारिश की वजह से उनका ड्रॉ हो गया, वो 1 पॉइंट लूज किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था, बहुत सौ का ख्याल था कि इंग्लैंड बाहर हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने फिर दोबारा अपने आप को कंबाइन किया और वो आ गए ग्रुप 8 में आ गए और उसके बाद अब सेमीफाइनल पहुंच गए। लेकिन इंडिया की टीम जो है बड़ी इस वक्त स्ट्रांग है। रोहित शर्मा ने जो कल इनिंग खेली है उसने काफ़ी लोगों को परेशान किया कि क्योंकि रोहित शर्मा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि विराट कोहली जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बल्कि उनके बैटिंग कोच विक्रम राठौर जो है उन्होंने कहा भी है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि विराट कोहली क्यों आखिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अब अगर रोहित शर्मा और इसी तरह इनिंग खेलते हैं जैसे उन्होंने कल खेली है, और उसके साथ साथ सूर्या कुमार यादव हैं, फिर उसके बाद उनके जो सबसे खतरनाक बैट्समैन जिन्हें मैं समझता हूँ वो ऋषभ पंत है, नंबर 3 पोजीशन पर आते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो अगर इंडिया ने उसी हिसाब से बैटिंग की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा इंडिया को हराना। तो इंडिया और अफगानिस्तान, दे आर 2 बेटर चॉइसेस और ये कह सकते हैं कि फेवरेट हैं फाइनल में खेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा एक फाइनल होगा। अच्छा, इंडिया और वन लाइनर बता दें आपको, फाइनल कौन 2 नजर आ रहे हैं? मुझे इंडिया और अफगानिस्तान नजर आ रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो फाइनल में एग्जैक्टली
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अफ़गानिस्तान और इंडिया जो है उन्होंने काफ़ी काबिल सताइश गेम भी खेली है और अफ़गानिस्तान तो बड़ा उभर के आया है और जिस तरह से ये उभर कर आया है। थैंक यू सो मच सैयद हैदर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीक़े थे, जैसे मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे कि अफ़गानिस्तान उभर के आया उसी तरह से पैनकेक से खुशबुएँ भी जो है ना मुझे उभर कर आ रही हैं और वहाँ वो तैयार भी हो चुकी हैं। अरसलान से पूछे, अरसलान तैयार हो गए, अब स्मूदी की तरफ जा रहे हैं आप? यस मैम। अब स्मूदी में क्या क्या डालेंगे जरा अपने नाज़रीन को बता दें जरा। हम 2 एप्पल्स डालेंगे काट के, 3 बनानास, उसमें 1 कप पानी और 3 टेबलस्पून। उसकी रेसिपी भी बता देंगे किस तरीके से है कि लैक ऑफ टाइम ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे आपने 1 गिलास पानी लेना है पहले, उसमें आपने 2 बनानास और 2 एप्पल्स काट के डाल देने पहले। ठीक है। उसमें अगर आप शुगर चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नो इशू। अच्छा, तो इसको ग्राइंड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? ग्राइंड। तो कैसे ग्राइंड करके उसके बाद फिर? ग्राइंड करने के बाद सीधे इसको आप आइस डालते हैं, आइस डालने के बाद ताकि अगर आपने इसको थिक करना है तो आप इसमें कर्ड भी डाल सकते हैं। तो स्मूदी तो थिक नहीं होती है कहते हैं जो स्मूदी अगर मीन्स टेस्ट पे है, अगर आप फ्रोज़न कर्ड डालते हैं तो उसका टेस्ट मुख्तलिफ आता है और जो उसमें आप सिंपल कर्ड डालते हैं उसका टेस्ट, इसलिए हम यहाँ वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपको तो बता दिया हमने पैनकेक्स के साथ स्मूदी भी किस तरीके से बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।